ट्रिगर्स की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं सर, तो एक ट्रिगर बाजार के लिए जो सबसे बड़ा है वो है मॉनसून का। पिछले हफ्ते ही हमने देख लिया था वीकेंड पर केरल में जो दस्तक है वो मॉनसून ने दे दी थी। इनफैक्ट 8 दिन पहले ही ये हुआ है। और मुंबई की जहाँ तक बात है सर, 16 दिन पहले ही आई थिंक जो एक डेट होती है उससे 16 दिन पहले ही मॉनसून ने दस्तक दे दी। और 1950 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि सबसे पहले मुंबई में मॉनसून की जो एंट्री है वो बढ़ती हुई दिखी है। अब मॉनसून की जहाँ तक बात है तो सर ये हमारी इकॉनमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, बहुत ही क्रूशल माना जाता है, क्योंकि इससे एक तो महंगाई घटने की बात होती है, दूसरा जो ग्रामीण खपत होती है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इम्पैक्ट होती हैं इससे। कृषि सेक्टर तो है ही है जिसका हमारी जीडीपी में ठीक ठाक कंट्रीब्यूशन है, तो एग्रो केमिकल्स हुए, उसके साथ साथ आप देखेंगे तो फर्टिलाइज़र स्टॉक्स हुए, इन पर तो इसका इम्पैक्ट आता ही है। वो तो पॉजिटिव साइड पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ साथ आप देखिए ऑटो, खास तौर पे ट्रैक्टर, क्योंकि सिंचाई और जहाँ तक पूरी जो फसलें लगाई जाती हैं तो उसमें ट्रैक्टर सेगमेंट का बड़ा योगदान रहता है। टू व्हीलर, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में अगर आप देखें तो आपको टू व्हीलर का बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। ग्रामीण भारत में हम देखते हैं कि टू व्हीलर सेगमेंट की जो एक भूमिका है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसी कंपनियां जिनकी टू व्हीलर सेल्स होती है उनमें भी हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक्शन मानसून के दम पर देखने को मिलता है। और तीसरा तबका है एफएमसीजी, जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की साबुन तेल जैसी चीज़ें हैं वो भी काफ़ी इम्पैक्ट करती है, क्योंकि अभी भी हमारे देश में अगर आप देखेंगे तो ग्रामीण भारत में कुछ 60-62% के आसपास की जो आबादी है, जो जनसंख्या है, वो ग्रामीण भारत में ही बसेरा करती है, वहीं पे रहती है। तो उस लिहाज से मॉनसून का जो इम्पैक्ट है वो हमारे लिए काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंट है। और इस मॉनसून के ऊपर आप देखेंगे तो एग्री सेक्टर काफ़ी निर्भर करता है, जिसके ऊपर 42% पॉपुलेशन डिपेंड करती है। तो एग्री सेक्टर का ओवरऑल अगर आप हमारी इकॉनमी में भी देखेंगे तो आपको 18% के आसपास का जो कंट्रीब्यूशन है वो फिलहाल नज़र आएगा। अब बात करते हैं कंपनीज़ की। तो कंपनीज़ में अगर आप देखें जिनका ग्रामीण भारत से आय का बड़ा हिस्सा आता है, या फिर इनका मार्केट शेयर ऐसे प्रोडक्ट्स में जो कि ग्रामीण भारत में बिकते हैं, उन स्टॉक्स पर हम खास तौर पे फोकस करेंगे। सर एक बार मैं आपकी राय इस चीज़ पर लेना चाहूँगा कि ये जो मॉनसून है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे हमारा जो एग्री स्पेस है, ऑटो स्पेस है, एफएमसीजी स्पेस है, हमारी अर्थव्यवस्था है, उस पर मॉनसून का कितना बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है, और अच्छा मॉनसून रहना हमारे लिए, हमारी जीडीपी के लिए, इकॉनमी के लिए, बाजार के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। नो डाउट सर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि देखिए ऐसा भी हमने मार्केट में देखा है, मानसून लेट के कारण बहुत सारे जो ग्रामीण कृषक है होता है उनको भी बहुत लॉसेस, और कभी कभी वो भी बहुत परेशानी में रहता है। कोलकाता में तो सर टाइम से पहले ही आ गया, केरल में भी टाइम से पहले आ गया, तो नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत टाइम से पहले आ गया। तो ये एक हमारा ना इंडिया का एक कल्चर है, इज नॉट ओनली दैट कि ऑलवेज जीडीपी इकोनॉमी, एक कल्चर है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और पार्टिकुलर सर ये जो एक थीम है ना, मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 से 3 डिके 5 डिके नॉन स्टॉप चलने वाला थीम है। सो मैं बहुत पॉजिटिवली इस चीज को सर देखता हूँ। आई होप, मुझे लगता है सर आपकी बातचीत से आप बारिश को पसंद करते हैं। आप नहाते भी हैं क्या सर, बारिश में भीगते भी हैं क्या? हाँ सर, मैं कभी कभी निकल जाता हूँ बाइक लेके। मुझे लगता है सर आपकी बातचीत से मुझे लगा कि आप कह रहे हैं कि आप मानसून को बहुत पसंद करते हैं। तो नो डाउट सर, बचपन में हर किसी ने ये चीज़ करी होगी। हमने जब पानी भर जाता है तो उसमें कश्तियाँ भी चलाई हैं, बारिश में भीगे भी हैं, खेले भी हैं, मतलब बहुत कुछ हुआ है। खैर उस चीज़ से तो काफ़ी आगे सर हम, लेकिन फिर भी बचपन की यादें भी मानसून से काफ़ी ज़्यादा ताज़ी होती हैं। खैर स्टॉक्स की बात करें तो सर ऐसी कंपनियां जिनका ग्रामीण भारत से बड़ा सरोकार है, जिनकी आय का बड़ा हिस्सा वहां से आता है, तो अच्छा मानसून रहना क्या इनके स्टॉक्स के लिए या इनके मूवमेंट के लिहाज से देखें तो पॉजिटिव साइड पर रह सकता है। ऑलमोस्ट 50% ग्रामीण आय का जो हिस्सा है वो डाबर में आता है। तो डाबर पर पहले आपकी राय दीजिए सर, एफएमसीजी तबके से डाबर, और दूसरा इमामी भी अगर आप देखेंगे ये भी 45 to 50%, एचयूएल 35 to 45% अपनी आय का हिस्सा ग्रामीण भारत से ही कमाते हैं, वहीं से इनकी आय आती है। तो क्या ऐसे स्टॉक्स पर फिर फोकस करना चाहिए अभी? सर डाबर का चार्ट अगर हम देखेंगे कि जो रिसेंटली वीकली एक पैटर्न बना था 500 के आसपास, उसके नीचे ब्रेकडाउन आया, तो ब्रेकडाउन होने के बाद अभी हमने देखा कि 430 440 के आसपास आ गया था, तो वहां से बाउंस हो रहा है। तो ये बहुत रेयर टाइम होता है कि 2021 के बाद डाबर ने अपना जो चार्ट पे है वो ब्रेकडाउन आया है। सो अभी ब्रेकडाउन से रिकवरी जोन पे है। तो मेरे ख्याल से दिस इज अ बेस जोन। अगर आपको एक बार 2 से 3 साल का व्यू है तो डाबर यहाँ से आप बाई करके चल सकते हो, लेकिन इस केस में आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहेगा, आपको 440 रहेगा आपका
परमानेंट एंड फिक्स्ड वाला स्टॉप लॉस, कुछ भी हो जाए 440 पे आपको निकलना है अगर वीकली बेसिस पे क्लोजिंग आपको मिलता है। इस केस में आपको मुझे लगता है कि 510 का टारगेट आएगा, उसके बाद आपको ऑलमोस्ट 600 के आसपास भी टारगेट आते हुए दिखेंगे। सेकंड सर आपने बोला इमामी, इमामी की चार्ट भी सर मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इंटर एफएमसीजी में क्या हुआ सर, एक बहुत टाइम से चल गया था, तो एक ब्रेकडाउन और एक सेलिंग प्रेशर नहीं आ रहा था, तो अभी आपको ना एक सेलिंग प्रेशर दिखेंगे। तो इमामी का चार्ट मुझे लगता है अभी भी और नीचे आने का पॉसिबिलिटीज है, मुझे लगता है एक बार 540 530 आने का हाई पॉसिबिलिटीज है, तो जिनके पास है आप बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाय इस जोन पे नहीं करना है। अच्छा, मतलब इमामी को 540 530 आएगा तो ही आप खरीदारी करके चलें। हाँ जी सर। और एचयूएल सर? देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर नो डाउट मार्केट लीडर है, तो नो डाउट इसमें तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। अब देखेंगे नियर अबाउट अभी 2368 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। मेरे ख्याल से देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन पैटर्न चल रहा है बहुत टाइम से, तो एक कंसोलिडेशन पैटर्न है, कंटिन्यू रहेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन ऐसा कोई सिचुएशन है नहीं इसमें। तो एक बार आप अगर होल्ड बाय करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 2320 एंड 2310 के आसपास एक भाव आपको मिलेंगे, उस जोन पे आप बाय करके चलिए। बाय ऑन डीप आपको रखना है, नो डाउट 5,50,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, और मुझे लगता है कि 10,000 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट भी पोस्ट किया है। बढ़िया कंपनी है, क्वार्टरली और हाफ ईयरली सेल्स भी बहुत बढ़िया है, तो आपको लेके चलना चाहिए। आपका व्यू होना चाहिए एटलीस्ट 1.5 से 2 साल। ठीक है, 1.5 से 2 साल का नज़रिया होना चाहिए, तो आप चाहें एचयूएल में भी खरीदारी करके चल सकते हैं। और डाबर में भी आपने 2 से 3 साल के नज़रिए से कहा कि खरीदारी करनी है। हाँ डाबर सर अभी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है बहुत, अभी आपको 440 के आसपास एक स्टॉप लॉस बन रहा है, आप परफेक्ट बाइंग बन रहा है इंटर काउंटर पे डाबर में। 510 600 के टारगेट, 440 रुपये का डाबर का आपको मिल गया स्टॉप लॉस। इसी कड़ी में सर फर्टिलाइज़र, इन पर भी नज़र रखनी होगी। इनके मार्केट शेयर हमने निकालने की कोशिश करी। ये यूरिया और यूरिया बेस्ड जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो बनाते हैं, उसका उत्पादन करते हैं, तो उस लिहाज से ये जो दोनों कंपनियां हैं एनएफएल और चंबल फर्टिलाइज़र, ये ऑलमोस्ट मार्केट लीडर्स हैं अपने सेगमेंट में। 15.5% एनएफएल और 13% चंबल फर्टिलाइज़र, ये इनका मार्केट शेयर है। इनकी ग्रामीण क्षेत्र से आय नहीं है, तो मार्केट शेयर के लिहाज से देखें बड़ी कंपनियां हैं, ये बड़ा उत्पादन करती हैं फर्टिलाइज़र का। इन स्टॉक्स पर क्या व्यू है सर? हमने थोड़ी देर पहले आरसीएफ की बात करी जिसके नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं। एनएफएल और चंबल कैसे लग रहे हैं आपको? सर एनएफएल मुझे लगता है अभी एक बाउंस बैक मूड पे है, और 100 के ऊपर भी देखिए अभी सस्टेन भी कर रहा है, तो मुझे लगता है जिनके पास है बने रहने का सलाह होगा। नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे 110 से 115 का होना चाहिए। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा आपका 92, तो बने रहिए। अगर आपको फ्रेश बाय करना है, फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो। ये सीजन काउंटर है, साइकिलिक पैटर्न के साथ चलता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बने रहने का सलाह रहेगा। और चंबल फर्टिलाइजर में देखिए अभी सर बाय नहीं करना है, क्योंकि लगातार डेली वीकली चार्ट नेगेटिव है, तो मुझे लगता है एक बार आपको वेट करना चाहिए। 550 540 आने का हाई पॉसिबिलिटीज है, तो एक बार वेट करके जाइए। जैसे ही आपको दिखेंगे कि 540 550 के आसपास आ रहा है, तब आप बाय ऑन डीप करके जा सकते हो। उस केस में आपको पहला टारगेट 600 के आसपास और सेकंड टारगेट 650 680 आना चाहिए। 650 680 ये आपके टारगेट हो गए। और स्टॉप लॉस क्या होगा उस केस में सर? सर इस केस में आपका स्टॉप लॉस रहेगा ना ऑलमोस्ट 460 आ रहा है सर स्टॉप लॉस, उससे पहले नहीं आ रहा है। 460 रहेगा आपका फाइनल स्टॉप लॉस। अच्छा, इसमें रनअप काफ़ी हो चुका है, तो आप कूल ऑफ होने का वेट करने की बात कर रहे हैं? यस अभी यहाँ पे ऑलरेडी मुझे लगता है कि एक बार डीप उनको मिलेंगे। ठीक है, तो डिप्स में आप खरीदिए 540 550 के लेवल्स के आसपास। उस केस में 650 680 ये आपके टारगेट होंगे। स्टॉप लॉस उस केस में आपका 460 रुपये का बनेगा। थोड़ा डीप है स्टॉप लॉस, लेकिन यही स्टॉप लॉस है जो कि फिलहाल चंबल फर्टिलाइज़र के लिए निकल के सामने आ रहा है। तो हमने सर एफएमसीजी की बात कर ली, हमने फर्टिलाइज़र की बात कर ली। एक और तबका है ऑटो का, जिसमें 2 मेन फैक्टर्स हैं, एक ट्रैक्टर और दूसरा टू व्हीलर स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प, इनका 50% या उससे ज़्यादा का हिस्सा अगर आप देखेंगे आय का, वो ग्रामीण भारत से ज़्यादा है। जैसे मैंने कहा, टू व्हीलर्स ग्रामीण भारत में बहुत ज़्यादा बिकते हैं एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया, शहरी इलाकों के मुकाबले अर्बन में जो सेल है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हीरो मोटोकॉर्प इन लेवल्स के आसपास सर काफ़ी टाइम बिता चुका है, 4000 के आसपास, इन लेवल्स के आसपास खरीदा जाए अच्छे मानसून की उम्मीद में? सर मुझे अभी लगता है कि यहाँ पे आपको एक बार पेशेंस रखना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लास्ट वीक ऑलरेडी रैली आ चुका है। तो एक बार पेशेंस रखिए, मुझे लगता है 4250 से लेके 4200 के आसपास आपको भाव मिलेंगे, उस जोन पे आपको लेना है, इस जोन पे नहीं। 4250 से 4200? यस ठीक है, थोड़ा वेट कर लीजिए, वहाँ पर मिले तो आप ज़रूर खरीदारी करके चल सकते हैं। मारुति सर 4 व्हीलर स्पेस की कंपनी है, ये इंडिया में मार्केट लीडर है
ऑलमोस्ट 45% के आसपास आप देखेंगे इनकी सेल्स का हिस्सा भी ग्रामीण भारत से ही आता है। तो मारुति इन लेवल्स के आसपास कैसा लग रहा है? और ट्रैक्टर साइड में M&M का अगर आप लेटेस्ट जो मार्केट शेयर उन्होंने रिपोर्ट किया था 43.8% का था ट्रैक्टर सेगमेंट में, क्योंकि यही एक तबका है, क्योंकि इनका एक फार्म इक्विपमेंट का सेगमेंट है और ट्रैक्टर सेल्स में अगर आप देखेंगे इस कंपनी को महारत हासिल है, वर्ल्ड ओवर रिनाउंड कंपनी है ये ट्रैक्टर्स में। तो 43.8% वाले मार्केट शेयर वाली M&M के साथ आप जाएंगे और मारुति के पर भी व्यू दीजिए। देखिए मैं ना सर, मारुति और एमएनएन दोनों का चार्ट ही ऑलमोस्ट सेम है, दोनों ही कंसोलिडेशन फेज पे है। मारुति देखेंगे ऑलमोस्ट 13,450 के आसपास टॉप बनाने के बाद नीचे आ गया था, और यहाँ पे आप महिंद्रा महिंद्रा को देखेंगे ऑलमोस्ट 3,220 के आसपास। सो इफ यू टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ मार्केट लीडर, तो मैं ना मारुति के साथ ही जाना चाहूंगा, लेकिन मारुति 12,300 के आसपास मुझे नहीं लेना है। चार्ट में एक जो है बियरिश पैटर्न बना है, तो मुझे लगता है यहाँ पे आपको एक बार 11,400 11,600 नेक्स्ट कभी भी डीप मिलता है तो उस केस में आपको बाय ऑन डीप करके जाना है, यहाँ पे फ्रेश बाय नहीं करना है। और देखिए M&N पे मुझे लगता है कि सर एक बार फिर से अभी एक जो नेगेटिव पैटर्न वो बन रहा है और बियरिश पैटर्न अभी जस्ट रेडी हो रहा है और नीचे जाने के लिए, तो मुझे लगता है एक बार 2950 से लेके 2960 एक फेयर वैल्यूएशन आपको मिल सकता है, उस जोन पे आपको लेके जाना है। अभी फिलहाल नहीं, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अभी M&M में आप खरीदारी ना करें, 2,950 2,960 इसके आसपास मिले तो M&M में खरीदारी करें। मारुति में भी डिप का वेट करें, 11,400 से 11,600 ये रेंज है, इसके बीच में मिले तो आप मारुति में खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छा, ये तो बात होगी सर FMCG की, फर्टिलाइज़र की, ऑटो स्टॉक्स की। उसके साथ साथ और भी बहुत सारी कंपनियां जो कि फाइनेंसिंग में है, जो कि ग्रामीण भारत से सरोकार रखती हैं, वहाँ से इनकी आय का बड़ा हिस्सा आता है। उसमें एक बड़ा नाम है M&M फाइनेंशियल का, जो कि गाड़ियों की फाइनेंसिंग भी करती हैं और भी ज़रिए हैं जिसके ज़रिए ये ग्रामीण भारत से जुड़ी हुई है। इनकी एक हाउसिंग फाइनेंस आर्म भी है M&M फाइनेंशियल की, तो उस लिहाज से देखा जाए इनके लिए भी काफ़ी बड़ा ट्रिगर है मानसून। तो ये स्टॉक खरीदा जा सकता है सर मानसून के ट्रिगर पर? सर ऐसा तो इसका इफेक्ट अभी चार्ट में आया नहीं, प्राइस एक्शन हुआ नहीं, तो 261 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है 275 280 के आसपास, तो फिलहाल अभी अवॉइड कीजिए ऐसे मॉनसून के लिए। तो यहाँ पे कुछ अभी प्राइस एक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, चार्ट में प्राइस में ऐसा नहीं दिख रहा है। आप एक बार वेट करके जाइए। इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो करके जा सकते हो आप, क्योंकि प्रॉफिटेबल कंपनी है। 2,200 करोड़ के आसपास नीट प्रॉफिट पोस्ट किया है, 36,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और पी भी 16 के आसपास है। तो इंडस्ट्री कंपेयर हम करेंगे उसके हिसाब से बहुत ही कम है। सो मुझे लगता है आप एक बार होल्ड करके जाइए। मिनिमम आपका वेट पीरियड होना चाहिए 1 से 1.5 साल। ठीक है, मतलब लंबी अवधि का नजरिया है तो ही आप यहाँ पे एंटर करें। हाँ जी सर। इस बीच सर मेरा ना जो कॉल मैंने दिया था नीट वेब, वो 2027 हाई लगा के अभी नीचे आ रहा है, तो इंटरडे के लिए जो था वो तो सर हो चुका है। अब जिनके पास डिलीवरी में है वो होल्ड करके जा सकता है। ठीक है, तो सर आपने स्टॉप लॉस जो दिया था वो 1936 का था, उस 36 रुपये 1936 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे जिनका इंटरडे का पोजीशन है, या वो भी एग्जिट कर जाएं? नहीं, वो बने रहने का सलाह रहेगा सर अभी। ठीक है, तो 1936 का स्टॉप लॉस है। अगर आपने पहला टारगेट ट्रिगर करके बेच दिया है तो हो सकता है आपने मुनाफा बुक कर लिया, क्योंकि 2015 का पहला टारगेट था, 2035 का दूसरा टारगेट था, लेकिन 2028 का हाई लगाकर घूम गया। अब ये 2000 के भी नीचे आता हुआ दिखा है, तो आप चाहें तो 1936 के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। मतलब कल तक का जो आपने 2080 का टारगेट दिया था वो इंटैक्ट है? हाँ जी सर, वो हाई पॉसिबिलिटीज है, अभी ट्रेंड ठीक ठाक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, परफेक्ट है। तो इसी के साथ हॉट स्टॉक्स का हमारा जो खास सेगमेंट है उसको हम यहीं पर समेटते हैं।